नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 2 दिसंबर के तीनों शिफ्टों का समाप्त हो चुका है। यहां पर मैं आपके लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपके आने वाले अपकमिंग शिफ्टों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देखकर चले जाते तो 100% ये मान के चलिए कि आपके एग्जामिनेशन में जो है ना, यहाँ से लगभग देखिए मैं डेली शाम में एक वीडियो लाता हूँ जो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो होता है, तो आप लोग उसे अच्छे से देखिए। अगर आपने शुरू से सारे प्रश्नों को अच्छे से देख रहे होंगे तो इतना मान के चलिए 70 से 80% क्वेश्चन आप मैथ के आसानी से कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे 2025 में पूछे गए प्रश्न है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8:15 के अनुपात में, मतलब ये उनके विकर्ण का रेशियो है। ठीक है। तथा परिमाप 102 है। तो देखिए समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा का ही वैल्यू हो गया 102। तो यहाँ से 2 इंटू भुजा कितना आएगा, 2 इंटू भुजा निकल के आएगा 51। एक बात आपको पता है कि 4 इंटू भुजा स्क्वायर वो बराबर होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो 4 भुजा स्क्वायर को हम लोग 2 इंटू भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं, होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा D1 स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर। D1 यहाँ 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 यूनिट स्क्वायर। D2 15 है तो 15 का मतलब 225 यूनिट स्क्वायर। तो 64 प्लस 225 ये आपका हो जाएगा 289 यूनिट स्क्वायर। 2 गुना भुजा मतलब यहाँ 51 है तो 51 कितने बार गुना हो जाएगा, 2 बार। अब ये देखिए 17 से 289 17 बार में, और ये 51 है, ये 51 कटेगा 3 बार में, फिर ये 17 से 51 3 बार में। तो यहाँ से 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9। 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9। ठीक है। तो समचतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 इजिकल टू 1/2 इंटू D1। D1 8 यूनिट है गुना D2 15 यूनिट है। तो यूनिट गुना यूनिट, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। ये 2 इस 8 को 4 बार में काटेगा, 15 गुना 60। 15 गुना 4 60 यूनिट स्क्वायर, और 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू 9, तो 60 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 60 गुना 9 मतलब 540। 540 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए 2 इंटू भुजा स्क्वायर को आप लोग ऐसे याद किए होंगे कि 4 गुना भुजा स्क्वायर ये बराबर होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर के। तो इस 4 भुजा स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपका जो ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें मैथ और रीजनिंग के डायरेक्टली प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हुआ था, आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्जामिनेशन हुआ, एसआई कांस्टेबल से डायरेक्टली मैच खा रहे। तो आप लोग जो अभी तक इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देखिए। मैंने सभी का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया और सबका प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 2,000 रुपये की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए एसआई पूछ रहा। तो एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ 2,000 है, रेट यहाँ दे दिया 6%, टाइम निकालना है। तो 3 फरवरी से 17 अप्रैल, तो फरवरी में 28 दिन होता है, 3 फरवरी हो गया तो बचा कितना दिन, 25 दिन। और फरवरी के बाद होता मार्च, मार्च में कितना दिन, 31 दिन। और अप्रैल में 17 तक जाना है मतलब प्लस 17। अब यहाँ पर इनको जोड़िएगा तो 5 6 7 13 का 3 3 2 5 6 और 1 7, 73 दिन हो गया। इसको सालाना कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे, ये टाइम हो गया। अब PRT बटे 100 होता है तो 100 से नीचे डिवाइड, 00 से 00 गया। ये 73 इस 365 को 5 बार में, ये 5 इस 20 को 4 बार में, और 4 गुना 6 24 रुपया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है तो द्विघात समीकरण
का जो फॉर्मेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर उसके मूल वास्तविक है मतलब उसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा वो जीरो के बराबर, और डी जो होता है वो बराबर हो जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जीरो के बराबर। यहाँ बी की जगह पर -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 -4। ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि के है, और सी आपका 1 है, इज इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चल जाएगा 16 बराबर 4k। तो 16 बराबर 4k, तो यहाँ से k का वैल्यू निकलेगा 4, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए पी सी और पी क्यू आर, दो त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, और कह रखा है दोनों त्रिभुज सिमिलर है मतलब समरूप है, ठीक है। अब देखिए इनका एरिया का रेशियो है 64:121, जिसमें ए बी है 11, बी सी है 7 और ए सी है 8। तो आपको पता अगर दो त्रिभुज समरूप होते तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर उसके एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है 64/121। तो आपसे पूछा है क्यू आर, क्यू आर मतलब ये वाला लेंथ आपसे पूछा। तो यहाँ पर इनकी संगत भुजा है बी सी 7 और ए बी सी, और सॉरी क्यू पी आर है, यहाँ पे नाम देखिए क्यू पी आर, तो नाम में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा क्यू, यहाँ हो जाएगा पी, ठीक है। तो यहाँ पर उनके एरिया का अनुपात जो कि 64/121 है, ये बराबर होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको चाहिए क्यू आर मतलब ये, तो ए सी यहाँ पर 8 है, ठीक है, बटे क्यू आर आपको चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो गया 64/121 इजिकल टू 8 का स्क्वायर 64 क्यू आर स्क्वायर। तो 64 से 64 गया तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 121, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 121, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 121, जिसका वैल्यू 11, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी ने 66,000 रुपये में एक सीलिंग फैन खरीदा, वह इसके अंकित मूल्य पर 56% की छूट दिया, फिर भी उसको 69% का लाभ अर्जित हुआ। तो अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। एक फॉर्मूला आपको पता होगा, CP/MP, ये बराबर होता है 100 माइनस % डिस्काउंट बटे 100 प्लस % प्रॉफिट। CP यहाँ बोल रहा है 66,000 रुपया है, ठीक है, और MP आपको निकालना है। डिस्काउंट दिया यहाँ 56% का, तो 100 में 56% का छूट दिया तो लिया कितना 44%, और यहाँ पे प्रॉफिट ले रहा है 69%, तो 100 पर 69% मतलब 169। अब देखिए ये 11 से 4 बार में, ये 11 से 6,000 बार में, ये 4 इस 6,000 को काटेगा 1500 बार में, तो 1500 बटे MP बराबर 1/169, तो MP बराबर हो जाएगा 1500 गुना 169 इज इक्वल टू 0000। 15 नामा 135 का 5 बचा 13, 15 छक 90 और 13 103 का 3 बचा 10, 15 एकम 15, 10 25, तो 2,53,500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है ए और बी दो व्यक्ति साथ में मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। ए अकेला उसी काम को 63 दिन में करता है, तो बी अकेला उसी काम का आधा भाग को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले 14 और 63 में साथ ही है, तो 14 नमा 126, तो ए और यहाँ पे 14 और 63 का एलसीएम हो गया 126। ए प्लस बी 14 दिन में 126 काम किया, तो यहाँ से ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9। ए 63 दिन में 126 काम किया, तो यहाँ से ए का एफिशिएंसी 2। अब सुनिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9, ए का एफिशिएंसी 2, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा, तो 9 - 2 7। अब सुनिए टोटल बी काम कर रहा उसका आधा, तो 126 है, 126 टोटल काम है, तो उसका आधा कितना हो गया 126/2। अब उस आधा काम को बी से करवाना है, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे, ये 7 दूनी 14, इस 126 को 9 बार में, मतलब बी अकेला उस आधे कार्य को 9 दिन में समाप्त करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकान में 2 पैक में मोमबत्तियाँ बिकती है। पैक ए में 5 मोमबत्ती जो कि
₹4 पीस के हिसाब से बिकता है। तो उस 5 मोमबत्ती का कीमत हो गया 5 गुना 4। पैक बी में 5 मोमबत्ती है जिसमें से एक मोमबत्ती को ₹6 में बेचता है, तो 5 मोमबत्ती को 5 गुना 6, तो प्रति मोमबत्ती औसत कीमत, तो एक में 5 और दूसरा पैकेट में भी 5, तो टोटल 10। हाँ है ना, 5 20 6 पंचे 30, तो 50/10, क्योंकि यहाँ 20 आएगा यहाँ 30, दोनों को जोड़ेंगे 50, 50/10 मतलब ₹5 प्रति मोमबत्ती औसत कीमत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है, उस सबसे बड़ी वृत्त की परिधि निकालना है। उस सबसे बड़ी वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 281 मीटर और 133 मीटर विभा वाले आयत में अंतर्निहित किया जा सकता है। कर रखा है इस वृत्त की सबसे बड़ी परिधि पूछ रहा है, तो इसमें बनने वाला जो सबसे बड़ा परिधि होगा उसका जो डायमीटर होगा वो यही होगा, और ये जो डायमीटर होगा वो वृत्त के बराबर होगा जो कि आपका 133 मीटर है। हाँ है ना, और ये सर्कल का आपसे परिधि पूछ रहा है, और सर्कल का परिधि चाहे आप 2πr बोलिए या π/d बोलिए, और यहाँ पे जो d है ना वो वृत्त के बराबर हो जाएगा जो कि आपका 133 मीटर है। तो सरकमफेरेंस πd, पाई का वैल्यू 22/7 और d आपका 133, ये 7 एकम 7 6 7 63, तो 22 गुना 19, तो 19 दूनी 38 का 8, बाकी 3, 19 दूनी 38 और 3 41, 418 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, a प्लस बी का वैल्यू 33, a माइनस बी का वैल्यू 37, और आपसे पूछा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये डाटा आपका फिजूल में दे रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, डेट मीन्स 33 का स्क्वायर आपसे पूछा गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे गए, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो 33 का स्क्वायर होगा 1089। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है 3 व्यक्ति है, अमित, अर्जुन और अनन्या। अमित, अर्जुन और अन्या, उनकी औसत आयु 30 वर्ष है। अगर औसत आयु 30 वर्ष है तो योग कितना होगा, तो 30 गुना 3 90 वर्ष। यहाँ पर अमित और अन्या, अमित और अन्या की औसत आयु 65 वर्ष है, तो दो व्यक्ति की औसत आयु 35 वर्ष, तो योग कितना होगा 70 वर्ष। इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे, तो अमित से अमित गया, अन्या से अन्य गया, तो यहाँ पे बचेगा किसका, अर्जुन का आयु। किसका बचेगा, अर्जुन का आयु, और 90 में से 70 गया तो 20, तो अर्जुन का वर्तमान आयु 20। तो कह रखा 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु, वर्तमान में 20 है तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन। एक नाव है जिसको धारा की विपरीत दिशा में 49.2 किलोमीटर जाने में 90 मिनट लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल 3 यूनिट और धारा की चाल 2 यूनिट है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 44.8 किलोमीटर जाना, नाव को धारा के विपरीत दिशा में जाना, तो विपरीत दिशा में, तो देखिए नाव की चाल है 3 यूनिट और धारा की चाल है 2 यूनिट, तो विपरीत दिशा में जा रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 1 यूनिट, प्लस धारा की दिशा में जा रहा है कितना किलोमीटर, 71.2 किलोमीटर, और 71.2 किलोमीटर जा रहा है धारा की दिशा में, तो उनका स्पीड हो जाएगा धारा की चाल प्लस नाव की चाल, तो 3 + 2 5 यूनिट। तो हमको सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब सुनिए, ये धारा के विपरीत दिशा में गया, तो धारा के विपरीत दिशा में मतलब कितना यूनिट, 1 यूनिट, कितना किलोमीटर गया, 49.2 किलोमीटर गया। अब कितने मिनट में गया, 90, ये मिनट है, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना, हाँ या ना। चलिए इस कैलकुलेशन को करते हैं। यहाँ पे 30 दूनी 60, 30 तिया 90, ये 3 इसको काटेगा, 16 तिया 48, एक नहीं कितना 3 ना, 16 तिया 48, एक 3 चौक 12, 16.4 गुना 2 मतलब 32.8, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 32.8। अब देखिए सबसे पहले 5 से इसको काटेंगे तो ये 1 बचेगा, तो 14 पंचे 70.2, 1 मिनट, 14 पच्चीस 70, 1 5 दूनी 10, 5 20, यहाँ पे हो गया 14.24, और नीचे दोनों तरफ बचा 1 यूनिट। 44.8 + 14.24 जोड़ेंगे, 4 8 2 10, 4 4 8 1 9, 4 और 1 5, मतलब 59.04 डिवाइडेड बाय 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गया 32.8, मतलब 59.08
डिवाइडेड बाय एक यूनिट का वैल्यू आया 32.8। अब जब 59.08 को 32.8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका वैल्यू 1.8 आवर निकल के आएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, टाइम, और ये आपका डिस्टेंस है, और ये आपका स्पीड, और डिस्टेंस बटे स्पीड टाइम हो जाता है, ये कैलकुलेशन कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8 घटाना है, मतलब इस संख्या में 8 घटाए तो वो संख्या 15 से भी, 12 से भी, 18 से भी और 29 से भी लग जाना चाहिए। अब देखिए 15 है तो 15 मतलब वो नंबर 5 से लगना चाहिए। तो अगर 52 75 में 5 घटाते तो इसका लास्ट का यूनिट डिजिट होगा, तो 15 में से 8 गया, लास्ट में यूनिट डिजिट पे होगा 7। क्या ये 5 से लगेगा? नहीं, तो ये ऑप्शन गया। 8 है तो अगर हम लास्ट में 8 है, 8 घटाते तो लास्ट में 0 बचेगा, तो ये हो सकता है। 7 में से 8 घटाएंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 9 होगा, ये भी गया। और 13 में से 8 घटाएंगे तो यूनिट डिजिट पे आएगा 5। अब एक समझिए, या तो 2 होगा या तो 4, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट पे 0 और 5 है, और यहाँ पर एक नंबर है 15, मतलब उसका फैक्टर 5 है, मतलब वो नंबर 5 से लगने वाला होना चाहिए 8 घटाने के बाद। तो या तो ये होगा या तो ये। लेकिन अब यहाँ पर अच्छे से देखिए, ये सारा इवन नंबर है, और ये कैसा है, क्योंकि अगर हम 8 इसमें से घटाते तो ये बन जाएगा 52 55। 52 55 क्या इवन नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 12 18 से लगना चाहिए, तो 12 और 18 से वही नंबर लगेगा जो इवन होगा, तो ये ऑप्शन छट गया। तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस। 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से गया और 45 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड से गया, तो एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 80 प्लस 45 हो गया 125 किलोमीटर, बटे 80 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से गया तो कितना समय लगा? 2 घंटा। और 45 किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड से गया तो यहाँ समय लगा 3 घंटा। तो ये तो किलोमीटर है, तो ऊपर हो गया 125, नीचे हो गया 3 + 2 5, तो 125 बटे 5 हो गया 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राकेश का वेतन 12,000 प्रति माह है, वह प्रत्येक महीना कितना कमा रहा है? 12,000। ये इनकम है। उसमें से 6,000 किराए पर और 3,000 बिल पर खर्च करता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 6,000 + 3,000 9,000। तो सेविंग, ये पर मंथ बात हो रही है, तो बचाया कितना? तो 12,000 में 9,000 खर्च कर दिया, तो बचाया हर मंथ 3,000 रुपया। लेकिन पढ़िए, वो हर साल हर महीना 3,000 बचा रहा है। यदि उसने अपने जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने के लिए अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर देता है, तो समझिए जिस महीना उसका बर्थडे होता है, तो वो बर्थडे वाला महीने में क्या कर देता है? एक महीना का पूरा सेविंग खर्च कर देता है। तो बताइए, देखिए टोटल 12 महीने का होता है, और उसका बर्थडे 12 महीने में एक बार आएगा, तो मतलब जिस मंथ उसका बर्थडे आ रहा है उस दिन वो कोई भी सेविंग नहीं करेगा, क्योंकि वो अपना सेविंग क्या करेगा? खर्च कर देगा पूरा बर्थडे मनाने में। तो वो सेविंग कितना मंथ कर रहा है? 11 मंथ, और एक मंथ में कितना? 3,000। तो 11 मंथ में हो जाएगा 11 × 3,000, मतलब 33,000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कर रखा है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताइए। मान लेते हैं कि पहले एक मिनट, मान लेते किसी वस्तु का सीपी है, और पहले इसका एसपी था। अब क्या रखा है, इसका विक्रय मूल्य 2 गुना कर दे, तो पहले विक्रय मूल्य एसपी था, अब कितना कर दे? 2 एसपी। तो इसका लाभ प्रारंभिक लाभ का 7 गुना होगा। तो पहले लाभ कितना होगा? तो लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, है ना। अब किस में बेच रहा है? अब सीपी में खरीदा, 2 एसपी में बेच रहा है, तो अब लाभ क्या होगा? 2 एसपी माइनस सीपी। तो कह रखा नया लाभ जो ये है वो पुराने लाभ का कितना गुना है? 7 गुना। पुराने लाभ का कितना गुना? 7 गुना। तो यहाँ से 7 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस 7 टाइम्स ऑफ सीपी, ये बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस सीपी। अब देखिए, ये 2 एसपी 7 एसपी की तरफ जाएगा तो इधर हो गया 5 एसपी, और ये माइनस 7 सीपी इधर आएगा, तो प्लस 7 सीपी में सीपी गया तो इधर से हो गया 6 सीपी, है ना। अब देखिए, एसपी हो गया 6 और सीपी हो गया 5, मतलब 5 का चीज़ को कितना पे बेचे? 6 पर। तो कितने का फ़ायदा हुआ? 1 का। कितने पर?
5 पर, तो 100 पर कितना। ये एक्चुअली फॉर्मूला होता प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। ये 5 हिस्सों को कितने बार में, 20 बार में, मतलब 20% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं जो 7 और 11 के अनुपात में, यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि किया जाए और दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। तो मान लेते कि पहली संख्या है 7x है, उसमें कितना कमी किया 10, और दूसरी संख्या को मान लेते 11x है, सॉरी पहली संख्या में 10 का वृद्धि किया और दूसरी संख्या में 20 का कमी किया, तो अनुपात हो जाता है 2/3। ये 3 7x की तरफ जाएगा तो 21x प्लस 20 इज इक्वल टू 11 दूनी 22x माइनस 40। अब देखिए ये 22x, ये 21x 22x की तरफ जाएगा, इधर x, ये माइनस 40 प्लस 20 की तरफ जाएगा तो 40 प्लस 20 60। तो यहाँ से x का वैल्यू 60। तो दोनों मूल संख्याओं का योग, तो दोनों मूल संख्याओं का योग कितना होगा, तो 7x प्लस 11x मतलब 18x, और x का वैल्यू यहाँ 60, तो 18 गुना 60। तो कुछ गड़बड़ हो गया, 20 दूनी अच्छा 30 है ना, इसीलिए नहीं आ रहा था। 18 छक 108, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे 30। देखिए 3 गुना 10 30, और 30 प्लस 40 तो यहाँ पर हो जाएगा 70। तो x का वैल्यू 70, ठीक है। तो टोटल कितना है 18x, और x का वैल्यू यहाँ पे 70, तो 18 सत्ती 126 मतलब 1260। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। 18 छक 108 आ रहा था जो कि ऑप्शन में था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रखा है यदि दो संख्या p और m का योगफल 12 है, मतलब p प्लस m 12 है, हाँ है ना, और यहाँ पर एक वैल्यू दे रखा है p क्यूब प्लस m क्यूब बराबर 360। अच्छा एक फॉर्मूला आपको याद होगा, इधर दोनों तरफ क्या करते क्यूब, तो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। 3ab मतलब 3pm इंटू पी प्लस एम इज इक्वल टू 12 का क्यूब, जो कि 17 28 होता है, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, 12 का क्यूब। अब देखिए पी क्यूब प्लस एम क्यूब ये दे रखा है 360, ये दे रखा है यहाँ पर 360 प्लस 3। अभी देखिए p प्लस एम कितना है 12, तो 3 गुना 12 गुना p इंटू एम, और इसी का वैल्यू हो गया 12 का क्यूब मतलब 12 3 बार। देखिए हमको काटने में मदद करेगा, 12 12, ये 12 इस 360 को 12 तिया 36 मतलब 30 बार में, हाँ या ना। अब देखिए ये 3 इस 30 को यहाँ 10 बार में, और ये इस 12 को 4 बार में, तो इधर हो गया पी एम प्लस 10, पी एम प्लस 10 बराबर 12 चौक 48। तो यहाँ से पी एम बराबर होगा, ये प्लस 10 48 की तरफ जाके माइनस होगा, तो पी एम बराबर 38। ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये डाटा आसान था इसलिए ऐसे किए, अगर मान लीजिए कैसे भी जाते तो भी आसान है, अगर मान लीजिए डाटा बड़ा होता तो इस तरीके से जाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन 4 बटे, एक बात पता होगा कि 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा वो क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा, एक नहीं 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, हाँ या ना। और यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो 4 बटे सेक स्क्वायर थीटा का तो मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका मतलब हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा तो बगल में बना ही है, ठीक है। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 1 इंटू 4 4, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी आने के चांसेस है। कह रखा है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी में कर रखा है, पहले त्रिभुज बना दीजिए ए बी सी में, डी और ई बिंदु ए बी और बी सी मतलब यहाँ, मतलब डी और ई बिंदु है जो ए बी और बी सी पर स्थित है, जहाँ पे बी डी 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 2, एक मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 2 और यहाँ से यहाँ की दूरी ए डी 19 है, हाँ या ना। तो अब बताइए ये 2 ये 19, तो बाहर में कितना हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 21।
आपसे सवाल पूछा जा रहा है ट्रायंगल बी डी के क्षेत्रफल और समलंब त्रिभुज ए डी ई सी के क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप, थेल्स थ्योरम से। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पे मिड पॉइंट है नहीं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, समरूप। तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो उनके उनके संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर उनके एरिया के बराबर होता है। तो ये छोटका वाला का भुजा 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, और बड़का वाला का भुजा 21 है तो 21 का स्क्वायर करेंगे 441। ये 441 इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। आपसे पूछा जा रहा है त्रिभुज बी डी का एरिया जो कि 4 है, बट ये समलंब चतुर्भुज ए डी ई सी का एरिया, तो ये टोटल का एरिया 441 है। टोटल ट्रायंगल का एरिया 441। इस ट्रायंगल का एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो इससे आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया आपको निकल के आएगा। तो 4:2, 441 में से 4 घटा देंगे तो 437, ऑप्शन नंबर 3। देखिए देखिए, दो त्रिभुज है, जो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होता है ना, वो संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर उस दो त्रिभुज के एरिया के अनुपात के बराबर होता है। अभी प्रीवियस में ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस टाइप का देखा था, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक पुस्तक 36% की हानि पे बेचा। अब देखिए 36% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है चर नमा 36 25 बार में। हानि पे बेचा मतलब किसी वस्तु को खरीदे 25 पे, 9 यूनिट लॉस पर बेचे, मतलब बेचे कितना, 16 यूनिट पे, और 16 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 544। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 16 × 48, 6, 16 चौक 64, तो एक यूनिट का वैल्यू हो गया 34। सीपी कितना है, 25 यूनिट, तो एक यूनिट का वैल्यू 34, तो 25 यूनिट का वैल्यू हो गया 25 × 34, ये सीपी हो गया। अब कर रखा है 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितना पे बेचेंगे, तो सीपी कितना है 25 × 34, इस पर 24% का लाभ अर्जित करना है तो बेचेंगे 124%, यानी 124/100। ये 25 इस 100 को 4 बार में, ये इसको चरतिया 12, 4 एकम 4, 34 × 31 करेंगे तो आपका 1054 रुपये निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यासिका ने 216 रुपये में 6 सेब और 6 आम खरीदे। अब देखिए 6 सेब प्लस 6 आम का कीमत 216 रुपये, तो यहाँ से एक एप्पल प्लस एक मैंगो का कीमत कितना होगा, दोनों से 6 कॉमन लेंगे, इधर जाके काटेगा तो इसका कीमत हो गया 36 रुपया। कर रखा जब एक सेब की कीमत 30% कम कर दिया, 30% कम कर दिया तो कितना कर दिया 70%, 70% का वैल्यू 7/10, और आम का कीमत को वही रखता है तो 5 सेब, तो एक सेब का कीमत 7/10, तो 5 सेब का कीमत होगा 5 × 7/10। मैंगो का कीमत वही रखा है, तो पहले एम था तो अभी भी एम है, लेकिन 8 को मैंगो का दाम हो गया 162 रुपया। ये 5 इस 10 को 2 बार में, तो इधर तो 7 ही हो गया, एलसीएम लेंगे तो 8 × 2 इधर जाएगा, तो इधर 16 मैंगो और 162 × 2 करेंगे तो 16 दूनी 32, 324। अब यहाँ पे एक आम प्लस एक मैंगो का कीमत है, तो इसमें क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, तो इधर हो गया 7A प्लस 7M, और 36 × 7 करेंगे तो इधर हो जाएगा 252, घटा देंगे तो 7 से 7 गया, 16 में से 7 गया, तो 16 में से 7 गया तो इधर हो गया 9 मैंगो, इजिकल टू 4 में से 2 गया 2, 12 में से 7 गया 12 में से 5 गया 7, तो 9 मैंगो का कीमत 72, तो एक मैंगो का कीमत कितना हो गया 8 रुपया, एक मैंगो का कीमत 8 रुपया, यहाँ पे पुट करेंगे तो एक एप्पल प्लस 8 रुपया इजिकल टू 36, तो एक एप्पल का कीमत कितना होगा, तो 36 में से 8 गया तो एक एप्पल का कीमत पता चल गया 28। आपसे पूछ रहा 7 सेब, एक एप्पल का कीमत 28, तो 7 सेब का कीमत 7 × 28, 2 आम, एक आम का कीमत 8 रुपया, तो 2 आम का कीमत होगा 2 × 8, तो 2 × 8 16, और 28 छत्ते 196, 196 प्लस 16 आपका 212 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याएं क्रमशः 11:19:5:7 के अनुपात में है, ठीक है। इन 4 संख्याओं का योगफल इतना है, तो यहाँ पे योगफल कितना है 11 9, 11 19 30, 5 35, 7 42, 42 यूनिट का ये वैल्यू दे रखा है आपको 2289। आपसे पूछ रहा पहला और तीसरी संख्या का योगफल, तो पहला और तीसरा मतलब 11 और 5 16 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 7, चलिए पहले 7 से काटते हैं, 6 यूनिट, 7 21 1, 7 दूनी 14, 7 7 49, हमको चाहिए 16, तो यहाँ चाहिए 2, तो
तो अगर इसको 3 से काटेंगे तो 2, और यहाँ से 3 से काटेंगे 3 नम्मा 27, तो 2 यूनिट का वैल्यू 109, हमको चाहिए 16 यूनिट का वैल्यू। तो 2 से 16 जाने में 8 गुना करेंगे, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 8 गुना करेंगे, तो 9 अट्ठी 72, मतलब 872 रुपया उस दोनों का योगफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बहुलक पूछा है। कल प्रीवियस वाले में आपको मोड करा दिए, मोड मीन मीडियन मोड का ये वाला डाटा वाला क्वेश्चन करके जरूर जाइएगा। किसी ना किसी शिफ्टों में या किसी ना किसी डेट में ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा मोड, तो मोड निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला समझिए मोड का क्या होता है। देखिए मोड बराबर होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस एफ नोट बटे 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू आई। सब कुछ समझाते क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए बहुलक निकालना है, तो बताइए किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसी को हम लोग F1 बोलते हैं, उसी को हम लोग F1 बोलेंगे। ठीक है, तो अगर इसको F1 बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा डाटा में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसी का है, तो इसको F1 बोलेंगे। तो इसके पहले वाले को क्या बोलेंगे, F0, और ये F1 है तो इसके बाद वाले को क्या बोलेंगे, F2। अब देखिए जो F1 होता होगा ना, तो उसका जो वर्ग है ना उसी को हम लोग बहुलक वर्ग बोलेंगे, और उसका जो सबसे लोअर लिमिट है वही 50 है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट हो गया 50 प्लस F1 आपका हो गया 36 माइनस F0 हो गया आपका 15 डिवाइडेड बाय 2F1, तो यानी 2 इंटू 36 जो कि आपका हो गया 72 माइनस F0 आपका 15 है और F2 आपका 17 है इंटू आई बोले थे वो जो बहुलक वर्ग है ना उसका डिफरेंस, तो 40 में से 30 गया 10 इजिकल टू 50 प्लस 36 में से 15 गया हो गया 21 बट्टे 72, अब 15 15 30 2 32, तो 72 में से 32 गया तो इधर हो गया 40 और 10 तो इधर है ये है, तो 0 से 0 गया 50 प्लस, अब देखिए ये 4 इस 21 को 4 पंचे 20 2 5.25, तो 50 प्लस 5.25 तो हो जाएगा 55.25, मतलब इसका जो बहुलक निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए मैंने आज आरआरबी ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चंस लिए गए। ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने के चांसेस बन रहे। आपको पता है एनालिसिस पूरी तरीके से बैन है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके आने वाले अपकमिंग शिफ्टों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जरूर देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से देखिएगा, डेली एक वीडियो शाम के 5:30 बजे लाते हैं, तो उसे ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।